को, लेकिन अभी मुझे पहले मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था, लेकिन अभी मुझे प्रोजेक्टाइल छोड़ना पड़ेगा और मुझे कोई न्यू चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बैच मिक्स है ना आज, तो है ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बोलो, दोनों बैच मिक्स है ना आज तो? इवनिंग बैच के स्टूडेंट हैं अभी? स्वागतिका दास। यस सर। ओके, तो दोनों बैच मिक्स हैं, इसलिए मुझे चैप्टर नंबर 4 को अभी छोड़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 मैंने मॉर्निंग बैच को, मतलब बैच नंबर 1 को काफी कुछ पढ़ा दिया। रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट किया था, वेक्टर कंप्लीट किया था, प्रोजेक्टाइल आज तक फिनिश करते, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था। तो 2 से 3 क्लास में चैप्टर नंबर 4 फिनिश होने वाले थे, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 4 को मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 अभी प्रोजेक्टाइल मोशन समझ नहीं पाएंगे सेकंड बैच के स्टूडेंट, लेकिन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 तो दोनों को फिनिश कर दिया, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच को। लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो कि दोनों के लिए इनकम्प्लीट है, वो मैं ट्यूजडे को मैं उसको कंप्लीट करता रहूंगा डाउट क्लासेस के टाइम में। जो डाउट के बाद हम थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाते क्लियर कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डायरेक्ट मेरे से बोल सकते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस में बोल सकते हैं, जब मैं रहूंगा क्लास में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होगी नहीं, है ना? कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तो अभी हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जो कि दोनों के लिए न्यू होगा। और न्यू चैप्टर है तो ठीक है, ना तो कोई बोर होगा, पहले से पढ़ा हुआ होगा तो बोर होना पड़ेगा। तो अगर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सेकंड बैच को ना। बात रहा कि चैप्टर नंबर 5 में प्रीवियस चैप्टर का जो यूज आएंगे, तो प्रीवियस चैप्टर का जब यूज आएंगे तब तक मैं प्रीवियस चैप्टर जो 4th चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट कर चुके होंगे। जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है? तो अभी हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, किसी तरह का कोई कंफ्यूज मत होना कि चैप्टर 4 मैं छोड़ रहा हूँ। मैं चैप्टर 4 वापस पढ़ा दूंगा। कल ट्यूसडे क्लास है, कल ट्यूसडे को जो क्लास होती है इवनिंग में, क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ इवनिंग बैच को और मॉर्निंग बैच को पढ़ा हुआ है, तो मैं कल तो पढ़ाऊंगा वेक्टर ही, ठीक है? एक क्लास मैंने इवनिंग बैच को वेक्टर लिया था, वो कल ट्यूसडे को मैं इवनिंग बैच में और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे फिर हम प्रोजेक्टाइल पे आ जाएंगे। फिर प्रोजेक्टाइल से दोनों बैच, मतलब इवनिंग में हम चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर लेंगे। बस एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जो कि आधा से नहीं 80% मॉर्निंग बैच को पढ़ा हुआ है, और इवनिंग बैच को भी हमने कल स्टार्ट किया था एक क्लास, तो आगे भी बढ़ा हुआ है चैप्टर एक, तो उसको फिनिश करने में ज्यादा टाइम लाएगा, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई आराम से पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डाउट नहीं करेंगे, सभी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तुम लोग का पूरा कंसंट्रेशन चैप्टर नंबर 5 को इस समझने में लगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एक दूसरे से रिलेटेड है, 5, 6, 7, और इनका आईआईटी और नीट में 16 क्वेश्चन आता है। नीट में
16 नहीं तो 14 आएंगे, 14 क्वेश्चन, 13 14 क्वेश्चन आएंगे 5 6 और 7 से। तो अच्छे से नीट में और आईआईटी में आएंगे 6 या 5, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। मेंस में 5 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 4 5 तो मिनिमम, 5 तो आ ही जाएंगे मिनिमम। तो इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर नंबर 5 6 7 जो एक कंबाइंड है वो अच्छे से पढ़ना होगा। अब 5 6 7 में जो थर्ड का यूज आएगा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और 4 का यूज आएगा तो वो भी हम तब तक पढ़ चुके होंगे। तो स्टार्ट लिखेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 5 इज लॉज ऑफ मोशन, मतलब इसमें न्यूटन के लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ, फिफ्थ लॉज ऑफ, हम मोशन के लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, किसी को ना दिखे तो बताना, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बता देना। ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ मोशन, हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, सभी लोग इसी को ध्यान देंगे हम लोग लॉज ऑफ मोशन को। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट पॉइंट में क्या बात करूंगा, फर्स्ट पॉइंट में बात करूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो हेडिंग लेंगे लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या सिर्फ लिखेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। सभी को पता होगा ये 3 लॉ पढ़ने हैं न्यूटन से। न्यूटन के 3 लॉ है हमारे पास, के 3 लॉ को पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो अभी हम हेडिंग लेंगे फर्स्ट लॉ। ओके, अभी हम हेडिंग लेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो अच्छे से स्टडी करेंगे। हाँ, फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। बट पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लिखो जरा सभी लोग। एनी बॉडी, एनी बॉडी, एनी बॉडी और सिस्टम, और सिस्टम, सिस्टम system doesn't want to change, does not want to change, does not want to change its state, does not want to change its state, its state, its state, unless and until, unless and until, unless and until, unless and until external unbalanced force, external unbalanced force, external unbalanced force, external unbalanced force, external is applied on it, is applied on it, external unbalanced force is applied on it. क्लियर हुआ? यस सर। मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। स्टेट चेंज नहीं होने का मतलब, तो स्टेट चेंज नहीं होने का मतलब यह होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती, चेंज नहीं करना चाहती अपने आप को, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी
वेलोसिटी में ही रहना चाहती है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही रहना चाहती है। कब तक, कब तक ऐसा करना चाहती है? तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस भी होना चाहिए अप्लाई ना हो, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन अभी भी व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, रेस्ट में ही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है, अनबैलेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल के साथ साथ अनबैलेंस होना चाहिए। जैसे व्हाइट बोर्ड अभी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? तो जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस। मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो देखो ये सेम टू सेम, नाइन्थ में भी पढ़ना है सेम टू सेम, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए। और बाद में मीनिंग नहीं पता होता है, खाली रटे हुए होते हैं। मैं क्या बोला कि जैसे ये बॉडी, एक बॉडी है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही रहेगा। कब तक? तो जब तक इस पे कोई फोर्स ना अप्लाई कर दे, एक्सटर्नल और अनबैलेंस। फोर्स कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल। और कैसा? अनबैलेंस। मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला इधर ना हो। अगर बैलेंस कर लिया तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, फिर कोई काम नहीं रह जाएगा, इसका यूजलेस हो जाएगा, ये रेस्ट के रेस्ट में ही रह जाएगा। मतलब ये एक्सटर्नल ऐसा हो कि अनबैलेंस हो, मतलब किसी से बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ये चीज है, एक एम मास के एक ब्लॉक को अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही रेस्ट से मोशन में आएगा। अब सिंपल से एक बात बताता हूँ, ये है फुटबॉल। फुटबॉल तुम लोग खेले होगे, ग्राउंड में रखा हो, ठीक है? ये फुटबॉल, फुटबॉल है, ये ग्राउंड में एक फुटबॉल है। अच्छे से देख लो, ये फुटबॉल है ग्राउंड में, ये फुटबॉल है। नीचे लिख देता हूँ, इसमें आया नहीं, छोटा हो गया, ठीक है ना? ये क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल खेले हो तुम लोग? फुटबॉल खेलते हो क्या? अभी नहीं खेलते। अभी? यस सर। अभी तो अगर खेले हो कभी तो बताना तुम लोग सोच समझ के। अगर ये बॉल ग्राउंड पर रेस्ट में है, अगर ये बॉल ग्राउंड पर रेस्ट में है, अगर ये बॉल रेस्ट में है तो क्या अपने आप ये मोशन में आएगी? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। मोशन नहीं आएगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? तो जब तक एक फोर्स ना लगा दे एक्सटर्नल और अनबैलेंस। पैर से, हम लोग पैर से, अपने पैर से फुटबॉल पे फोर्स लगा देते हैं, तब फुटबॉल रेस्ट से मोशन में आती है। क्या ये फुटबॉल है, मोशन में है, ऑलरेडी ऑलरेडी मोशन में है, तो क्या अपने आप रुक जाएगी अगर अर्थ फ्रिक्शन लेस हो तो? अगर ये ग्राउंड फ्रिक्शन लेस होता तो क्या ये अपने आप रुकेगी ये? नो सर। हाँ, अपने आप नहीं रुकेगी, फ्रिक्शन होने के कारण ये रुकती है। क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है इसके लिए? एक्सटर्नल और अनबैलेंस। तो इसको धीरे 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 रोक दे। समझ में आया? ये रुक जाती है धीरे धीरे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है। तो
चीजें यहाँ पर हम अगर चाहें तो इधर फोर्स लगा के भी हम रोक सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कैसे? अपने फुट से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके जो बॉल मोशन में है उसको हम रोक देते हैं ना। बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं ना, देखते हो कि कभी रोकते हैं, कभी मारते हैं, कभी रोकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट नहीं रहेगा जब तक ये नहीं आ रहा, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक ये नहीं आ रहा। यही था मीनिंग फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का यही मीनिंग था। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो एक और बात लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना या नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। इन अदर हैंड, 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 if 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 external, if external, if external on the system is equal to 0, is equal to 0, then acceleration, दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड क्लियरली? यस सर। यस सर। then acceleration of the system, of the acceleration of the system, then acceleration of the system, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। The system is 0, 0 also, मतलब एफ एक्सटर्नल अगर 0 है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। कब तक 0 है? तो जब तक एफ एक्सटर्नल 0 है। तो वही बात तो है यहाँ पे, उसी बात को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, मतलब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बात तो सही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी रेस्ट में रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी में रहता है। तो जब रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन तो 0 होना ही चाहिए। तो सेकंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, on the system is equal to 0, then acceleration of the system is 0 also। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, हमने दो स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट लॉ के, दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जो ज्यादा समझ में आ रहा हो वो लिख देना, या दोनों को समझने की कोशिश करो, घर में बैठो और दोनों लॉ के समझ, दोनों लॉ में क्या सिमिलरिटी है उसको सर्च करो, पता चलेगा 100% सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों फर्स्ट लॉ ही है। हमने क्या बोला कि जैसे सिस्टम है, ये अभी 0 है, कब तक 0 रहेगा? तो जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए, मतलब जब तक ये 0 रहेगा तब तक, तो जब तक एफ 0 रहेगा तब तक ए भी 0 रहेगा। यही तो हमने फर्स्ट लॉ में लिखाया था पहले भी, अभी भी वही है। तो ये फिगर नोट कर लेंगे सभी लोग, तो यहाँ लिख देंगे इफ, यहाँ लिख देंगे देन ए इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ सबको? लिखेंगे फर्स्ट लॉ
नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या तो लिख लो। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है लिखो, हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हेडिंग डालो। फर्स्ट लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या तो उसको हेडिंग लेंगे हम, और उस हेडिंग में सीखेंगे हम लोग, लिखेंगे लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए लिखेंगे it states that it states if any body is in rest, if any body is in rest, if any body is in rest, it states that if any body is in rest, then continue is in rest, then continue is in rest. Sir, continue. Continue is continue रेस्ट में होता है, कंटिन्यू इज इन रेस्ट, और इज इन मोशन, और इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इज इन मोशन, और इज इन मोशन, और इज इन मोशन with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity. Then continue is in motion, then continue is in motion with constant velocity, then continue is in motion with constant velocity, then continue is in motion, then continue is in motion with constant velocity unless and until external unbalanced force applied on it. 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 Clear हो गया? Yes, sir. हाँ, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा। अगर वो मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं। एक बात बताओ, जब हम बस में बैठे होते हैं, ये बस में बैठे होते ना, अगर हम बस में बैठे होते हैं, अगर ये बस में हम बैठे होते हैं, देखे होगे तुम लोग स्कूल जाते होगे पहले बस से, स्कूल जाते होगे स्कूल बस से, तो देखे होगे स्कूल बस में तुम लोग बैठे हुए रहते हो, बस रुकी हुई है, लेकिन जब वो अचानक चलती है तो तुम पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हो? जब वो अचानक चलना शुरू करती है बस, जब हम बस में बैठे हैं और बस अचानक चलना शुरू करती है
तो हम पीछे क्यों झुक जाते हैं? तो इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है वो रेस्ट, वो मोशन में आ जाता है। बस में कांटेक्ट होने के कारण वो मोशन में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो पीछे हो जाता है और अपर पार्ट, लोअर पार्ट आगे चला जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। नाइन्थ में पढ़े होगे इस सिचुएशन को, तुम नाइन्थ में पढ़े होगे। एक चीज और पढ़े होगे कि बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, मान लो चल रही है, कंटिन्यू बस चल रही है। अचानक से ब्रेक लेने के बाद लोग आगे क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब अचानक से ब्रेक लेते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि बस के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट के कारण रेस्ट में आ जाती है या मिनिमम वेलोसिटी में आ जाती है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो मोशन में है वो ड्यू टू इनर्शिया कंटिन्यू मोशन में रहना चाहती है, इसीलिए वो आगे चली जाती है अपर पार्ट। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। एक तुम देखे होगे हैवी क्लॉथ को लोग डंडे से पीट के भी साफ करते हैं, है ना, क्लीन करने के लिए वो डंडे से भी पीटते हैं। हैवी क्लॉथ जो होते हैं भारी भारी, उनको लोग डंडे से पीट के भी क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लॉथ को डंडे से पीटते हैं ना, जब क्लॉथ को डंडे, तो क्लॉथ के पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें वो ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट में ही रहना था और वो नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? तो ये सब एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया का। सबसे अच्छा एग्जांपल तो वही है। बस में जब हम बैठते हैं, अचानक चलती है तो हम पीछे मुड़ जाते हैं, और अगर कोई अचानक ब्रेक ले तो हम आगे झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्लियर है ना अभी तक सब लोगों को? अब आगे लीजिए सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। हेडिंग लेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ना एक्सटर्नल अनबैलेंस, तब तक वो चेंज करेगा नहीं अपने आप को। फर्स्ट लॉ कहता था कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज ही नहीं करेगा, चेंज करना ही नहीं चाहता जब ना हो। सेकंड लॉ क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाई करोगे तो चेंज करेगा। अब सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाई करोगे तो कितना चेंज होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, पहले कहा गया कि फोर्स लगाओगे तभी कुछ होगा, फिर सेकंड में बोलता है कि फोर्स लगाओगे तो कितना होगा। तो अब हम वो पढ़ने जाओ, तो लिखेंगे if external unbalanced force, if external unbalanced force, if external unbalanced force, if external unbalanced force is applied on a system, is applied on a system, is applied on the system, लिख चुके हैं यहां तक, is applied on the system if external, वापस रिपीट कर रहा हूं, if external unbalanced force is applied on a system, then
then developed acceleration on the system, 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 then developed acceleration on the system is directly proportional to the applied force, 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 and inversely proportional, and inversely proportional, and inversely proportional to the mass of the system, to the mass, to the mass of the system, to the mass of the system, to the mass of the system. That is, हमने क्या बोला यार, इधर देखो कि जैसे एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे हमने एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये पार्टिकल जिसका मास m है, ये पार्टिकल जिसका मास m है, सभी लोगों ने नोट कर लिया था स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। ये फिगर ड्रॉ करो। तो जैसे ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम है, इसमें हमने एक फोर्स लगाया, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया, तो क्या ये सिस्टम में एक्सीलरेशन डेवलप होगा? फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन डेवलप होता है क्या? बोलो। नो सर। अरे फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन डेवलप नहीं होगा? होगा सर। यस सर। न्यूटन ने क्या बोला कि जब तक इसको नहीं रखोगे तब तक नहीं होगा। न्यूटन ने कहा था कि जब तक ए नहीं रहेगा, मतलब इसको मैं ढक देता हूं, ये नहीं रहेगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये न्यूटन ने कहा। लेकिन जब ये हो जाएगा तब तो एक्सीलरेशन होगा ना? बोलो। यस सर। हाँ, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन एक्सीलरेशन 0। लेकिन अगर एक्सटर्नल तो 0 नहीं है तो एक्सीलरेशन भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पे फोर्स है तो एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन अगर है तो वो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, और वो एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। क्लियर हुआ? यस सर। ये दोनों नोट करो, यहाँ डेट इज लिखने के बाद इसको नोट करो। अब नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A proportional to F external by mass। कोई दिक्कत है क्या?
जैसे ही इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा के। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट आता है। समझ में आया क्या? तुम लोग कभी ऐसा देखा है तुम लोगों ने पहले कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस एक कांस्टेंट से किया जाता है? ऐसा Yes, कभी? sir. Yes, हाँ sir. हाँ, देखा होगा। ये कांस्टेंट है के। ये के क्या है? कांस्टेंट है। एक के क्या है? कांस्टेंट है। मतलब एफ कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, इसका वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या? नहीं बदलने वाला वैल्यू। तो यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. ओके। Sir. घबराना नहीं, पूरा अच्छे से वापस भी समझा दूंगा। सभी लोग पहले मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं 2 बार 3 बार पढ़ा दूंगा, तो होगा भी। ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम में पूरे जोर लगाना है कि फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो कौन कॉन्सेप्ट। तो सेकंड टाइम में करेंगे तो फायदा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि बैठ जाएंगे कि अब हम सेकंड टाइम में ही पढ़ेंगे इसको। ऐसा नहीं, कभी नहीं ऐसा करेंगे। डाउट क्लासेस में भी डाउट अगर कोई रह जाए तो क्लियर करवा लेंगे, किसी भी तरह से क्लियर करना। तो यहां तक नोट करने के बाद लिखेंगे इफ 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 m equal to 1, a equal to 1 and f external equal to 1, then अगर हमने m को 1 ले लिया, फोर्स को भी 1 न्यूटन ले लिया, है ना, a को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कहते हैं, इसको केजी कहते हैं, ऐसा यूनिट। देन इसमें पुट करो तो 1 लेंगे इक्वल टू के इक्वल टू 1 सॉरी इंटू 1 अपॉन 1। देयरफॉर के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. Therefore, A equal to F external upon mass। क्यों? क्योंकि ये तो 1 हो गया ना K। अब ये मत कहना, अब ये तुम लोग मत कहना कि M को 1 लिया, ऐसा 1 लिया तभी K 1 आया है, तो फुल लिमिट वाला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि K कांस्टेंट है। अगर एक बार 1 आ गया तो ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो चलो इसको मिटाते हैं। Therefore, F external equal to कितना आ गया? M into A। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. हाँ, तो जो तुम F into A, जो तुम F इक्वल टू M into A पढ़े हो ना, तुम लोग F इक्वल टू 9th क्लास में, 9th क्लास में F इक्वल टू A में जो पढ़े हो, एक्चुअल में वो F एक्सटर्नल था। एक्चुअल में वो जो फोर्स था वो एक्सटर्नल फोर्स था। दिख रहा है ना? देखो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे चल के तुम लोग को एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स पहचानने के लिए भी बात करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल, कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है, कौन सा फोर्स इंटरनल है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम आगे बात करेंगे। क्लियर है ना सबको? अभी नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे कि कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है, कौन सा फोर्स इंटरनल है, और तुम लोग फिर देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है ना? अभी बस याद रखो कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इंटू ए। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ।
बट न्यूटन सेकंड लॉ को एक दूसरे मेथड से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो वाला भी हम पढ़ेंगे। दोनों हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को भी दो टाइप से एक्सप्लेन किया, अब सेकंड लॉ को भी हम दो मेथड से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कौन सा मेथड, दोनों एक ही है, दोनों है एक ही, नो डाउट दोनों एक ही है, बट हम दोनों मेथड हमको आना चाहिए। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, हेडिंग लेंगे हम लोग, हेडिंग लेंगे लीनियर मोमेंटम, एक हेडिंग लेंगे लीनियर मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। हम लोग हेडिंग लेंगे लीनियर मोमेंटम। हेडिंग क्या है? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम पढ़े हो तुम लोग 9th क्लास में? Yes, sir. क्या होता है मोमेंटम? Mass into velocity. हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। चलो, मास इनटू वेलोसिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है। बहुत अच्छी बात। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे लीनियर मोमेंटम, और लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम हेडिंग लिए हो ना, वहां ब्रैकेट में पी ले लेना, पी से डिनोट कर, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट कर। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as, it is defined as product of mass and linear velocity. Product of mass and linear velocity. That is linear momentum equal to mass into linear velocity। ये हमारा इसका फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला डेफिनेशन से है, डिफाइन किया, तो डिफाइन किया तो वहां से फॉर्मूला मिला कि m into v linear momentum। ठीक है, लिखना एक लाइन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट के बारे में तुम लोग खुद समझ सकते हो। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, इज मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पी इज केजी मीटर अपॉन सेकंड। समझ में आया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी तक क्लियर है। अब लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, वापस लिख रहे हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि एक तरफ से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, लेकिन वापस करने जा रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, it states that, it states that, it states that force is directly proportional, 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 force is
directly proportional to the rate of change of linear momentum, to the rate of change of linear momentum, to the rate of change of linear momentum. That is F equal F proportional to dp by dt. तुम ही लोग बताना मेरे को कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? dv Acceleration. हाँ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। समझ में आया? Yes sir. हाँ तुमने सही बोला, सोच के तो सही बोला, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है नॉमिनल। क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन। बट अभी मैं पूछ रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब डीवी, उसी टाइप से मोमेंटम मतलब डीपी। चेंज इन वेलोसिटी जैसे डीवी होता है वैसे चेंज इन मोमेंटम डीपी हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए dt से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए dt से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ओके, तो बहुत सारे बुक में ये वाला दिया रहता है, बहुत सारे बुक में न्यूटन सेकंड लॉ इसको बताते हैं, और बहुत कुछ बुक में जो हमने पहले बताया वो बताते हैं। दोनों एक ही है, बट अगर मैं इसको नहीं बताता और एक किसी बुक में तुम लोग को दिखता तो लगता कि ये क्या है, फिर ये कहां से आया, कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए इसको भी हमने बताया। चलो, तो जैसे इसको हटाएंगे कांस्टेंट आएगा k dp by dt। लिखेंगे here k equal to 1, then f equal to क्या हो जाएगा, dp by dt। यहाँ पर k क्या होता है, 1 होता है। तो अभी तक नोट हो गया है सभी को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब आगे बताता हूँ। f इक्वल टू f मतलब क्या है, dp बाई dt। अब बताना तुम लोग dp है क्या, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हो गया ये। अब फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी लेंगे। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम देगा, माइनस है तो माइनस, और इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी देगा, मतलब m इनटू u। और सपोज t2 माइनस t1 इज t। तो अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? No. No sir. No sir. अब बताना सभी लोग कि f इक्वल टू m कॉमन v माइनस u बाई t। तो सभी लोग बोलेंगे therefore f इक्वल टू m, और v माइनस u बाई t को क्या बोलते हैं हम लोग? Acceleration. तो अगर कोई पूछता है कि फोर्स के फॉर्मूला किस लॉ से मिलता है, फोर्स के फॉर्मूला हम लोगों को किस लॉ से मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स के फॉर्मूला दे रहा है हम लोगों को, और न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया दे रहा है, और न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला दे रहा है।
तो यहाँ तक सभी लोग नोट करेंगे, यहाँ तक सभी लोग नोट करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ की भी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन करके करेंगे। ओके, अभी थोड़ा अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा अप्लाई करते हैं, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको अप्लाई करते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन लिखा है, ऑफ 2 kg ब्लॉक। ये जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है ना, वो स्मूथ सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है सरफेस में। क्लियर है ना? वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है उस सरफेस के अंदर। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। कैसे करेंगे? 8 मीटर पर सेकंड सर। अच्छा, एक बात तुम लोग बताओ तो, जरा मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या होता है पता है? सिस्टम का मतलब होता है कि वन और मोर देन वन बॉडी। यस सर। हाँ, वन और मोर देन वन बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है उसको सिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पे 3 बॉडी, मतलब एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें 3 बॉडी। यस सर। ठीक है, श्री चैतन्य एक सिस्टम है भुवनेश्वर का, जिसमें मान लो 50 बच्चे हैं, तो एक ही सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे हैं तो 50 सिस्टम है, ऐसा नहीं है, सिस्टम एक ही है। तो ये 3 ब्लॉक है, सिस्टम तो एक ही है, ब्लॉक भले ही इसमें 3। तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? देखो, इस पूरे सिस्टम पे क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। होगा तो एक्सीलरेशन भी होगा। यस। तो हम उस एक्सीलरेशन को पहले फाइंड करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू, अब एक बात बताना, ये 72 न्यूटन का फोर्स भले ही 4 kg पे लग रहा है, अच्छे से बताना, F 4 kg पे फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या 3 kg ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है? क्या 2 kg ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है? मूविंग सर। ऑल ब्लॉक आर मूविंग ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर 4 kg ब्लॉक, सपोज दैट 4 kg ब्लॉक डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर, then what will be the distance covered by 3 and 2 kg block? If distance covered by the 4 kg block is 100 meter, if distance covered by 4 kg block सर 100 सर। then what will be the distance covered by 3 and 2 kg block? 100। 100। मतलब सभी का डिस्टेंस कवर्ड सेम है क्या? यस सर। तो सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, मतलब सभी के वेलोसिटी सेम होंगे, सभी के एक्सीलरेशन सेम होंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर F एक्सटर्नल इक्वल टू m इनटू a में मास 2 kg नहीं लेना है, मास लेना है पूरे सिस्टम का। क्यों पूरे सिस्टम का मास लेंगे? क्योंकि ये जो फोर्स है
वो सिर्फ 2 kg को मूव नहीं कर रहा है या 4 kg को मूव नहीं कर रहा है या 3 kg को मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है सभी को। हम जब पढ़ा रहे हैं तो अगर इसमें मान लो अभी 35 बच्चे होंगे तो मैं 35 को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक को बोल रहा हूँ लिखने को। तो उसी टाइप से 72 न्यूटन है तीनों ब्लॉक के लिए, तीनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, इसीलिए हम मास तीनों का लेते हैं। और एफ एक्सटर्नल कितना 70, तो 72/9 इक्वल टू ए। तो 8 मीटर पर सेकंड कितने लोगों का ऑलरेडी था? तुम लोगों का था? ये नोट कर लो। Yes, sir. Noted. हाँ, देखो कभी भी तुम लोग कभी भी देखो 33 बच्चे थे, 10 बच्चे आधे चले गए 2-4 मिनट के अंदर, तो ऐसे कभी मत करना, तुम ही लोगों का लॉस होगा। हमेशा जब हम क्लास ऐड करें तो ही जाओ, ठीक है ना? थोड़ा Yes, sir. हाँ 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा, और अगर क्लास छोड़ोगे तो लॉस हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, आज मैं रख रहा हूँ, आगे और हम बात करेंगे, कल थर्ड लॉ की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।